shocking educational, financial and career related informational video. In this video, I will tell you the strategy that I follow to crack the Polytechnic, Bihar Polytechnic examination in very first attempt at the age of 14. Yes, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं. At the age of 14, जब बच्चे आजकल मैट्रिक एग्जाम भी नहीं देते हैं, उस समय उस एज, बल्कि बिहार पॉलिटेक्निक जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को भी मैंने एट द एज ऑफ 14 कैसे क्रैक किया, वो सारा स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है. ये शुरू करते हैं. नमस्कार, मैं रुद्र प्रताप चौधरी, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ द इंडियाज नंबर 1 एंड एशियाज बिगेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं. हमारा मुद्दा ये है कि पॉलिटेक्निक एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए और मैंने कैसे क्लियर किया था, इसका स्ट्रैटेजी मैंने क्या पढ़ाई थी और कैसे आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं. जब मैं 14 ईयर का था, मैं क्लास 10 में पढ़ रहा था. अभी आप लोग का मेरे से अच्छा खासा उम्र होगा. अभी के बच्चे तो 17, 18, कोई तो 19, 20 साल में भी मैट्रिक का एग्जाम देते हैं. मैं जब मैट्रिक में था, मैं 14 ईयर का था. लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा. जो मैंने मेरे लाइफ में जो घटा था, मैं वही बच्चे आपको बताऊंगा. तो मैं जब 14 ईयर का था, मैं उस समय से डिसाइडेड था. जब मैं 9th क्लास में था, तो उस समय इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था. तो उस समय मेरे दिमाग में आया था कि मैं म्यूजिक को स्पोर्ट्स में जाना. तो 9th क्लास में मैं बैडमिंटन खेलता था, क्योंकि बैडमिंटन का इक्विपमेंट बहुत सस्ता आता था और उसको खेलने में कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं था. तो उस समय मैं 9th में मैंने पूरा साल अच्छे से पढ़ाई भी किया, मैथ साइंस को अच्छे से पढ़ा और जो है मैं बैडमिंटन खेलता था बहुत ज़्यादा खेलता था. लेकिन जब मैं 10th में गया, तो मैंने सोचा कि अभी आप जो है करियर में, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं वो डिसाइड कर लेना चाहिए. तो मैंने सोचा कि मुझे करियर में साइंस की फील्ड में जाना है, इंजीनियर बनना है. उसके बाद मैंने पूरे क्लास 10 में बैडमिंटन को हाथ भी नहीं लगाया. मतलब एक्स्ट्रा वो मैंने कुछ भी नहीं किया जो मेरे और मेरे टारगेट के बीच में, मेरे एग्जाम्स के बीच में मेरे आता हो. मैं को बताता हूँ, लिटरली मैंने सितंबर तक मैं पूरा साइंस को 3 बार रिवीजन कर चुका था. मैट्रिक का जो साइंस का बुक होता है, आलोक प्रकाशन का मैं बुक पढ़ता था. मुझे याद है, मेरे पास अभी तो नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. उन सारे बुक्स को मैं सितंबर तक दुर्गा पूजा से पहले 3 बार रिवीजन कर चुका था. क्योंकि मेरे में एक, पता नहीं, हर कोई के अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, एक निगेटिविटी होती है. मेरे अंदर एक निगेटिविटी ये था कि मैं सर्दियों में नहीं पढ़ पाता था. तो मुझे लगा कि अगर मैं सर्दी में नहीं पढ़ता तो मुझे सारा सिलेबस जो है वो गर्मी में खत्म करना होगा. क्योंकि मैं इससे पहले भी, जब मैं नीचे की क्लास में पढ़ता था 6, 7, 8, 9 में, तो मैं जो ज़्यादा मेजर अपना स्टडी होता था, सिलेबस होता था, उसको गर्मी के मौसम में ही खत्म कर देता था. क्योंकि मैं ठंडा के मौसम में पढ़ना अच्छा नहीं लगता था. तो साइंस मेरा बहुत अच्छा हो, उनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट होता नहीं था, मेरा आंसर तैयार होता था. क्योंकि उस समय अगर जो बड़े इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होते थे 9th क्लास में और 10th क्लास में, वो 11th और 12th का जो है वो न्यूमेरिकल को खत्म कर चुके होते थे. तो मुझे लगा कि अगर मैं 11th क्लास 12th क्लास का न्यूमेरिकल नहीं खत्म कर सकता हूँ, तो कम से कम 9th का न्यूमेरिकल और 10th का न्यूमेरिकल तो खत्म कर ही सकता हूँ. तो मैंने 9th का न्यूमेरिकल एकदम बेहतरीन पढ़ा, 10th का न्यूमेरिकल एकदम बेहतरीन पढ़ा. मैथ नॉर्मल वे से पढ़ रहा था, हिंदी का तैयारी कर रहा था, सोशल साइंस का तैयारी कर रहा था और सब कुछ का तैयारी कर रहा था. मेन मोटिव लेके कि हाँ, मुझे इंजीनियरिंग बनना है और उसके इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे तैयारी करना, और कुछ नहीं. तो ये था. उसके बाद जब मैं 10th क्लास में गया, 10th क्लास में 10 सितंबर के बाद, अक्टूबर से मेरा थोड़ा सा जैसे सर्दी आया, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब होना शुरू हुआ. मुझे याद है 17 नवंबर का वो दिन था कि जब मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया. मैं पहली बार डॉक्टर के यहाँ गया. डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे मेरे घर के सामने रहते थे, उनके यहाँ मैं गया. उस समय मुझे कफ का प्रॉब्लम था. कफ का मतलब कफ जो होता था वो बहुत पीला निकलता था, उसमें थोड़ा सा ब्लड का थोड़ा सा पार्टिकल्स भी आ रहा था. उस समय का बात है. तो उसके बाद टेस्ट हुआ. उसके बाद पता नहीं वो क्या चीज़ का दवा चला रहा था, वो सूट नहीं कर रहा था. लगभग 1 महीना मैं वहाँ दवा खाया. 1 महीना दवा खाने के बाद जब वो काम नहीं किया, तो मैं मुजफ्फरपुर गया सर, डॉक्टर संजीव कुमार पांडे के यहाँ, रोड नंबर 4, डॉक्टर संजीव कुमार पांडे आर्यन मेमोरियल हॉस्पिटल में जब मैं गया था, तो वहाँ से मेरे को फ़ायदा हुआ. और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि मैंने पूरे 9th और 10th क्लास में एक दिन में सिंगल डे भी कोचिंग मिस नहीं किया था. 9th में पूरा 12 महीना और सितंबर तक 9 महीना, तो आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12, 8, 20, 21, 22 महीना में सिंगल डे भी कोचिंग को मिस नहीं किया था. क्योंकि बिहार में हम लोग सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो स्कूल में तो पढ़ाई क्या होता है आप जानते हैं. हम लोग ज़्यादा स्कूल नहीं जाते थे, वीक में 2 से 3 दिन स्कूल जाते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ टाइम पास होता है, तो मैं नहीं जाता था. और कोचिंग में रेगुलर करता था. और उसके बाद खुद से पढ़ता था. मैं शुरू से टीचर पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहा.
क्योंकि मुझे लगता है कि मैं टीचर से बेहतर कर सकता हूँ, जो स्ट्रैटेजी बताते हैं उनसे बेहतर मैं कर सकता हूँ। वो जो स्ट्रैटेजी बताते हैं वो जनरलाइज होता है, वो 300 बच्चों के लिए 150 बच्चों के लिए जब पढ़ाते हैं, उनको कैसे मैट्रिक में बस पास करा देना है। हम लोग की तरह ऐसा पढ़ाई होता है कि बस पास कराने वाला पढ़ाई, उससे आगे आपको ज़िंदगी में क्या करना नहीं करना, कॉम्पिटिटिव के लिए क्या आपको तैयार किया जाना नहीं किया, उससे उसको कोई मतलब नहीं, बस ये है कि मैट्रिक में पास करवा देना है उस मोटिव से। तो मुझे पता था कि अगर इस मोटिव से अगर हम पढ़ेंगे तो आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं अपने हिसाब से पढ़ता था। टीचर को मैं आज तक उतना टीचर को फॉलो नहीं किया, मैंने आज तक किसी टीचर को उतना फॉलो नहीं किया। हाँ, टीचर की बहुत सारी चीज़ें अपने सिलेबस से ही तो मैं फॉलो किया, कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत मोटिवेशनल हो, उन चीज़ों को मैंने फॉलो किया। सर लोग बताते हैं कि सर लोग का स्ट्रेटजी में यूज़ नहीं करता था, अपना स्ट्रेटजी बनाता था। लेकिन टीचर का रोल आपके जो लाइफ के सक्सेस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये बात तो मैं मानता हूँ। उसके बाद जब मैं 10th क्लास में गया तो नवंबर दिसंबर तक मेरा हालत ये हो गया था ना कि मैं 5 मिनट तक दिसंबर तक खड़ा नहीं हो पाता था। तो मैं 1.5 महीना लगातार कोचिंग नहीं गया, मैं 1.5 महीना किताब को छुआ भी नहीं। उसके बावजूद फिर जब जनवरी आया, जनवरी से पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ाई करने का जो तरीका था और जो क्या उसको बोलते हैं जो आदत था वो छूट गया था। मुझे लगा कि मैं बहुत पीछे हो गया हूँ, तो कुछ हो नहीं सकता है, तो मैं उतना पढ़ता नहीं था। और लिटरली मैं आपको बताऊँ, जनवरी के बाद दिसंबर जनवरी को उतना पढ़ता नहीं था, बस रिलैक्स करता था। मैं जानता था कि मैं इतना पढ़ चुका हूँ कि बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकता हूँ। उसके बाद फिर जनवरी के 2nd-3rd वीक में मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया और फरवरी में तो एग्जाम स्टार्ट हो ही जाता, 14 फरवरी के आसपास। तो लगभग मैंने एक महीना उतना पढ़ा नहीं था। तो मैं जो भी सितंबर अक्टूबर तक पढ़ा था, बस वही उसी के बदौलत मैंने मैट्रिक एग्जाम दिया और बस हो गया, रिजल्ट आया। उसमें मेरे भैया मेरा बिहार पॉलिटेक्निक और ITI का फॉर्म भरे थे। और उसके बाद ये था कि बस ITI पॉलिटेक्निक का फॉर्म एग्जाम देना है और उसको क्लियर करना। मतलब मैट्रिक में कौन नहीं देना था उससे मतलब नहीं है, लेकिन ITI और पॉलिटेक्निक निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं है ज़िंदगी में। हम कहे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय मुझे नया नया शौक चला था IIT का, वो होता है नया नया शौक था। मुझे लगता था कि मैं जिस प्रकार से पढ़ता हूँ, मेरे पास इतना टैलेंट है, उसका जो कदर है वो IIT में अच्छा से होगा। तो मुझे लगा कि IIT मुझे जाना चाहिए, तो मैं IIT का प्रिपरेशन करने लगा। लेकिन बस होता है पैसा 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 करती है, पैसे पे की मरती है। लेकिन दुनिया में यही है कि जो पैसा में मरती है वही आगे सब कुछ करती है। ऐसा था नहीं, हमको लगा कि सब कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया माइंड में। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आया तो भी बताता हूँ। जब मैं 5 जुलाई को मेरा पेपर हुआ था बिहार पॉलिटेक्निक का, मुझे याद है, पटना में गया था मैं, 3-4 लोग गए थे, उसमें सबसे अच्छा रैंक मेरा ही आया था। और मुझे ITI में कुल मिला के ओवरऑल 16 रैंक आया था पूरे बिहार में, आउट ऑफ 8-10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। और पॉलिटेक्निक में 19 रैंक आया था पूरे बिहार में। और मुझे पटना मैंने जब मैं काउंसलिंग कराया था तो पटना में मुझे पटना तो 13 में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। और ITI में जो है मैंने काउंसलिंग होकर मुझे ट्रेड मिला था मुजफ्फरपुर में, चूँकि होम डिस्ट्रिक्ट में था, तो वहाँ मिला था। उसके बाद चूँकि मुझे शहर में थोड़ा रहने का शौक था, इसलिए मैंने पॉलिटेक्निक में पटना ले लिया। यानी जब रहना ही है, खर्चा होगा ही, जब पटना में रहेंगे, जब 3,000-2,000 खर्चा होगा ही महीने का, तो पटना में रहेंगे। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जब एग्जाम निकल गया मेरा, और मैं आपको बताता हूँ लिटरली मैंने एग्जाम का 28 तारीख को मेरा एग्जाम खत्म हुआ, 5 जुलाई के बीच में मैंने 5 अक्षर भी नहीं पढ़ा। उसके बाद मैं एग्जाम देने गया। जब एग्जाम दे कर आया तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा। नहीं, कटिहार मेरा सेंटर था, यहाँ से लटक के कटिहार गए थे। मुझे याद है ट्रेन खुल गया था, हम ट्रेन पर छूट, हमें यही प्लेटफॉर्म पर छूट गए थे मुजफ्फरपुर। फिर कैसे कैसे दूसरा में चढ़ गए। फिर वहाँ से मेरे पास 500 की 600 रुपया था। TT आया, ठगने वाला TT भी पैसा ले लिया। मतलब मेरे पॉकेट में 50 से 60 रुपया बचा हुआ था। और उस समय मेरे जितना दोस्त लोग गया था, 12-15 लोग में मेरा भाई सब गया था, उसमें सबसे अच्छा रैंक मेरा आया था। कटिहार में एग्जाम देने गए थे। बहुत बात भी सुने कि अपना हेलो बनता है, एडवांस बनता है, ट्रेन छूट जाता तो एग्जाम नहीं दे पाता। लेकिन उसके बाद हो गया, क्वालिफाई हो गया। अब घर वाले बोल रहे थे पॉलिटेक्निक करो, पूरा दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ कि नहीं हम करेंगे तो IIT तैयारी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, पैसा तो है ही नहीं है। तो उसके बाद फिर स्कॉलरशिप मिला, 10,000 रुपया मिला बिहार सरकार की तरफ से। लेकिन आप जहाँ पे क्लियर करने जा रहे हैं दुनिया इंडिया का टॉप माइनस स्टूडेंट के साथ, कि आपके अब जितना सीट है IIT में, उसके 10 गुना बच्चे तो सिर्फ IIT का बाल बच्चा सही, मतलब उसको बोल सकते हैं IIT पेरेंट्स के स्टूडेंट्स, IIT पेरेंट्स के बेटा बेटियां हैं, तो उनके साथ आप कंपेरिजन कर रहे हैं। तो आपके उसमें हर एक चीज़ देखा जाता है, आपके हर उसमें आपका इतना टेस्ट हो जाता है कि हर एक चीज़ मैटर टेस्ट हो जाता है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि नहीं ही होना था। ओवर कॉन्फिडेंस में हम ये तैर रहे थे कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जाते साइकिल चला के 20 किलोमीटर, लेकिन तब भी कुछ नहीं होने को है। तो वो आफ्टर चीज़ है।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पॉलिटेक्निक कैसे क्रैक किया। तो बस यही है कि मैं अब बताते हैं कि मेन चीज़ पे फोकस करते हैं कि पॉलिटेक्निक आखिर मैंने ऐसा कैसे स्टडी किया कि वो पॉलिटेक्निक निकल गया बिना मार्च अप्रैल मई जून जून मतलब 4 महीना किताब छुए मैंने पॉलिटेक्निक में कैसे इतना अच्छा स्कोर किया 19 रैंक और बिहार पॉलिटेक्निक में IAS तो मैं आपको बताता हूँ बस मैंने वही किया। आप जब बिहार पॉलिटेक्निक का और IIT का एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था 10th लेवल का। साइंस से क्वेश्चन होता है, मैथ से क्वेश्चन होता है, GS से क्वेश्चन कम होता है। IIT में थोड़ा ज़्यादा होता है, पॉलिटेक्निक में कम होता है, क्योंकि आप जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं तो साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा। तो आपको पता है कि मैं सितंबर अक्टूबर तक की साइंस को इतना 3 बार रिविजन कर चुका था। तो आप समझ सकते हैं किसी भी नॉर्मली स्टूडेंट का, यहाँ नॉर्मली आप जहाँ भी पढ़ेंगे मार्च अप्रैल में आपका जो है पढ़ाई स्टार्ट होगा 10th का, और मैं 10th का पढ़ाई स्टार्ट होता मार्च अप्रैल में, और सितंबर तक जो है मेरा साइंस 3 बार रिविजन हो चुका था। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इट इज़ बेटर टू रीड 1 बुक 100 टाइम्स देन 100 बुक 1 टाइम्स। ये वहाँ मैटर किया, मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता चला जब मैं दिल्ली गया तब। एक बहुत IAS है, टॉप क्लास का IAS है, बिहार, उन्होंने हिंदी माध्यम से IAS में टॉप किया था। उन्होंने बुक लिखा है हाउ कैन आई टॉप इन UPSC एग्जाम, मतलब मैं UPSC एग्जाम में कैसे टॉप कर सकता हूँ, उसका उन्होंने बड़ा अच्छा लाइन उसमें लिखा है कि ये एक बुक को 100 बुक को एक टाइम पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 100 टाइम्स पढ़िए। तो वही चीज़ है। और उसके बाद ब्रूस ली एक महान जो है मतलब ब्रूस ली है, उन्होंने बोला था वो क्या है, मतलब मुक्केबाज जैसा है कि जिमनास्ट, मतलब जिमनास्ट टाइप के में कुछ ब्रूस ली, मतलब फाइटिंग वाइटिंग करते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 मूव्स का प्रैक्टिस एक बार करके आया है, मुझे उससे डर लगता है जो एक मूव्स का प्रैक्टिस 10,000 बार करके आया। तो यहाँ भी सेम मैटर सेम है, आप एक बुक को 100 बार पढ़िए और एक मूव्स को 10,000 बार प्रैक्टिस करें। मतलब प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी ऑफ एग्जामिनेशन। आप तो वही चीज़ है। तो मैंने इतना बार एक ही चीज़ को पढ़ लिया था, उसमें मेरे मतलब ABCD टाइप का जवान पे याद हो चुका था। मैथ आप बना ही लेते हैं, मेन मैटर आता है साइंस में। साइंस में आप क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, जो भी जनरल स्टूडेंट होते हैं, और आप जनरल नॉलेज से क्वेश्चन बना ही लेते हैं, क्योंकि आप मैट्रिक में नया पढ़े हैं, सोशल साइंस से पढ़े हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन ही जाता है। और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स से तो उतना आप इधर उधर रहते हुए उतना तो जान ही जाते हैं। तो मेन मैटर करता है यही साइंस मैटर करता है। तो आप ये समझिए। और चूँकि मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक ही नहीं पढ़ा था तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग जो है अरिहंत प्रकाश में कोई भी एक बुक ले लें, उसको मतलब आप ये सोच लीजिए कि मुझे ये पढ़ना नहीं है, मुझे कम से कम 3 बार रिवाइज होना चाहिए। एक टॉप UPSC में एक टॉपर थी, फर्स्ट टाइम में उसने टॉप किया था, टीना डाबी। अभी उसका हाल ही में तलाक हुआ है, अतहर आमिर के साथ उसने शादी वादी किया था। फर्स्ट टाइम उसका था और सेकेंड टाइम था अतहर आमिर का, उनको उसमें लव स्टोरी हो गया। फिर मसूरी मतलब IAS एकेडमी सेंटर में उसका शादी हुआ, मुसलमान के साथ शादी की, और जानते ही आप लोग फिर 2 साल के बाद उसका अलग अलग हो गया, तलाक हो गया भी। तो उसने भी एक बात बोला था कि मैं पढ़ने पर विश्वास नहीं करती थी, मैं रिवीजन पे विश्वास करती थी। मतलब मैं जानती थी कि मैं जब एग्जाम देने जाऊंगी उस समय हर चीज़ मेरे पास रिवाइज होना चाहिए कम से कम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी मेरा पढ़ना नहीं है, कि मिनिमम एलिजिबिलिटी मेरा रिवाइज होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, हर एक चीज़ 3 टाइम्स। तो आप मेन इंपॉर्टेंट है, जब इतने बड़े बड़े लोग बता रहे हैं कि आप रिवाइज करिए, यहाँ तो बच्चे सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं कर पाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं कैसे टॉप करूँ, मैं कैसे एग्जाम क्रैक करूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर मैं एक लाइन में कंक्लूजन बताऊँ तो आप जो है कोई भी एक बेसिक बुक खरीदिए, बिहार पॉलिटेक्निक का या बिहार ITI का। यदि आपने मैट्रिक में ना पढ़ा है, कोई नहीं, बाहर में जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब एक बेसिक बुक खरीदिए, बिहार पॉलिटेक्निक नाम से किसी प्रकाशन का, बिहार ITI एंट्रेंस नाम से किसी प्रकाशन का, उसको बस मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी उसको पढ़ना नहीं है। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है उसको आपको ये चाहिए कि उसको 3 बार रिवीजन, मैं एग्जाम जब देने जाऊंगा तो उस पर मैं 3 बार रिवीजन करके जाऊंगा। उसके बाद दुनिया का कोई सा ताकत नहीं है जो आपको उस एग्जाम को क्रैक करने से रोक सकता है। तो मैंने यही स्ट्रेटजी यूज किया था। यह स्ट्रेटजी को मैंने BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यूज किया था, और यही स्ट्रेटजी मैंने बिहार BEd का एग्जाम देने में यूज किया था, और हर एग्जाम को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो यदि आप भी मैट्रिक के बाद शॉर्टकट माध्यम से जो सबसे पहले
अगर सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो दैट इज द वे टू लर्न, दैट इज द वे टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट टाइम। और तो और अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये है कि हाँ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पहले से आपको पता है कि मुझे यही करना है, तो आप वो करिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी अपने दिल की सुनिए, कोई भी क्या बोलता है नहीं बोलता उससे नथिंग मैटर। इससे आपको क्या होगा कि फ्यूचर में आप ये नहीं बोल पाएंगे कि हाँ अगर आप ऐसे नहीं, अगर कि मेरे फैमिली वाला जो है वो ऐसे बोल दिया इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरा मन कुछ और करने का था मैं वो नहीं कर पाया। उससे क्या आप दूसरे पर ब्लेम करने का आदत लग जाएगा। आप जिंदगी में जो कुछ भी होगा तो उस पर आपको ब्लेम दूसरे पर करेंगे। लेकिन अगर आप अपने खुद की मन की करेंगे तो अगर आपको चोट भी लगेगी, असफलता भी मिलेगी, तो उस पर आपको किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। आप खुद बोलेंगे हाँ ये डिसीजन मैंने लिया था, हो सकता है कि मैं इसमें सफल नहीं हुआ लेकिन मैं आगे सफल जरूर होऊंगा। तो हो सकता है कि आप लेट से सफल होंगे लेकिन उस चीज़ में सफल होंगे जो आप करना चाहते हैं, उस चीज़ में सफल होंगे जो आपके दिली इच्छा है, और इस चीज़ में सफल होंगे जिसको आप 24 घंटा भी कोई आपसे करवा ले, 25 घंटा भी लगातार महीना भर भी करवा ले, उससे आप बोर नहीं होंगे। आपको ये नहीं करना होगा कि अरे यार बहुत बोरिंग काम है, सुबह 10 बजे जाइए और ये काम करिए, 5 बजे जाइए, उनको काम करने का मन ही नहीं लगता है। तो ये आपका प्रोडक्टिविटी घटा देगा। आप पैसा तो कमा पाएंगे लेकिन आप जिसमें खुश नहीं रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, खुशी इंपॉर्टेंट है, आप पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही चीज़ है। और जब आप खुशी में अपने काम में खुशी ढूंढेंगे तो पैसा भी आपके पीछे पीछे आएगी। पैसों के पीछे भागेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। वांटेड में एक डायलॉग है, सलमान खान बोलता है, लड़की के पीछे भागोगे लड़की पैसा लेके भागेगी, पैसा के पीछे भागोगे लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। तो इसी कोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको सारा चीज़ का आंसर मिल गया होगा जो आपके और आपके रिजल्ट के बीच में आ रहा है, जो आपके और आपके सपनों के बीच में आ रहा है, आप कहाँ पे चूक कर रहे हैं, उन सब का आंसर मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई शिकायत है या सुझाव है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये भी हमें कमेंट करके बताइए। उसके बाद इस वीडियो को हर स्टूडेंट के साथ शेयर करिए जो बहुत थक चुका है कंपटीशन से, जो बहुत थक चुका है दुनिया से, जो बहुत थक चुका है अपने तरीकों से, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही है। उसके साथ शेयर करिए वीडियो को, बताइए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। कि क्वेश्चन बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वे ऑफ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एवरीथिंग टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन इन योर वे। और क्या है, बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।